ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आप लोग क्या समझे कि जब आप किसी चीज को हाइड करते हो, जैसे मान लो आप गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी आपकी कैसे चलती है ये ड्राइवर को बिल्कुल पता नहीं होता है, फिर भी वो गाड़ी को ड्राइव करते हैं। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट कंप्यूटर साइंस में भी आया है। ठीक है, कि जो कंप्यूटर साइंस में बने हुए एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन कैसे डिजाइन हुआ है, वो कैसे काम करता है, ये सारी चीजें को छुपा लेना, दिस टेक्निक इज कॉल्ड, दिस फिलोसफी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। आप समझ गए कि जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं उसको हमने कैसे डिजाइन किया है, उसको छुपाना ही हमारा, यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्शन। आप कहोगे मैम ये डेटाबेस में आप इसका चर्चा क्यों कर रही हैं? तो देखो डेटाबेस में भी इसका रोल है, और ये यहाँ पर जो डेटाबेस में एब्स्ट्रैक्शन यूज होता है इसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं। और जो आप यू आर सॉरी ई आर मॉडल, जिसको आप एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बोलते हो, उसमें ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन तीन टर्म के साथ यूज होता है। वन इज कॉल्ड जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। आप आराम से, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। जैसे जनरलाइजेशन, नाम से ही क्या कर लगता है आपको, आप जनरलाइज कर रहे हो किसी चीज को, है ना। तो जनरलाइज करने से आपका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पर्सन है, पर्सन एक जनरलाइज टर्म है कि भाई अगर कोई टीचर है या कोई स्टूडेंट है तो फर्स्ट वो क्या है, पर्सन है। ठीक है ना। तो पर्सन को टीचर और स्टूडेंट का जनरलाइजेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि पर्सन। हर टीचर एक पर्सन है, हर स्टूडेंट एक पर्सन है। ठीक है, तो आप कहोगे मैम ऐसा बोलने से फायदा क्या होगा? तो ऐसा बोलने से फायदा ये होगा कि देखो पर्सन का जो भी क्वालिटी है या जो एट्रीब्यूट है वो सबके सब किस में लागू होंगे, टीचर और स्टूडेंट में, है कि नहीं। पर्सन में जो कुछ भी आपका एट्रीब्यूट है, पर्सन का जो भी एट्रीब्यूट है वो टीचर और स्टूडेंट में भी होगा। हाँ, इसके अलावा टीचर और स्टूडेंट के कुछ अलग एट्रीब्यूट भी होंगे, है कि नहीं। तो यही आपका क्या कहलाता है, जनरलाइजेशन। अब इसको देखो थोड़ा और इसको बारीकी से समझते हैं। जनरलाइजेशन को क्या बोला गया है, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप मतलब ये क्या है, नीचे से आपका इसमें जाएगी बातें होंगी, है ना। तो नीचे से बातें होंगी, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये क्या कहता है कि आपका जो जनरलाइजेशन है, वेयर टू और मोर एंटिटी कैन बी जनरलाइज टू ए हायर लेवल एंटिटी। अच्छा देखिए, यहाँ दो या दो से अधिक एंटिटी को आप जनरलाइज कैसे कर रहे हैं, हायर लेवल एंटिटी से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बॉटम अप। आप नीचे से ऊपर की तरफ जनरलाइज किए हैं। आपका यहाँ टीचर और स्टूडेंट जो दो एंटिटी है, इसको आपने जनरलाइज किसमें किया है, पर्सन में। इसीलिए देखिए आपने कितना प्यार से लिखा है, टीचर स्टूडेंट इज ए पर्सन, है ना। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं आप, ऊपर से नीचे नहीं आ रहे हैं आप, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि जो नीचे एंटिटी आपका टीचर और स्टूडेंट है उसको जनरलाइज आप किसमें कर रहे हैं, पर्सन एंटिटी में। ठीक ना। तो इसको जनरलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर हो गई बात, हमारी बात समझ गया। तो फिर से समझ लीजिए कि जनरलाइजेशन जो है ये क्या है, ये बॉटम अप अप्रोच है। इसमें आप क्या करते हैं, दो या दो से अधिक एंटिटी को आप अपर लेवल के एंटिटी के साथ क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, इफ दे हैव कॉमन प्रॉपर्टी, है ना। अब ये जनरलाइज तभी आप करिएगा ना जब पर्सन का जो एट्रीब्यूट है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों में रहेगा। अदरवाइज आप टीचर और स्टूडेंट को जनरलाइज थोड़ी ही एनिमल से कर दीजिएगा। टीचर और स्टूडेंट का जो जनरलाइजेशन होगा वो हमेशा किससे होगा, पर्सन से ही होगा, एनिमल से नहीं होगा। अब बोलिए क्यों, क्योंकि पर्सन का ही जो एट्रीब्यूट है वो कॉमन होगा किसमें, स्टूडेंट और टीचर में, है कि नहीं। स्टूडेंट और टीचर में जो एट्रीब्यूट कॉमन होगा वो पर्सन का एट्रीब्यूट कॉमन होगा, एनिमल का नहीं होगा। इसीलिए आप एनिमल को आप इसके साथ जनरलाइज नहीं कर सकिएगा। समझ गए आप मेरी बात। तो जनरलाइजेशन का कैसे किया जाता है, तो पहले नंबर 1 में आपको याद रहा कि ये बॉटम अप अप्रोच है। कब किसके साथ किया जाता है, तो ऐसी एंटिटी के साथ किया जाएगा जो जो जिस एंटिटी का जो एट्रीब्यूट होगा वो लोअर लेवल के एंटिटी के एट्रीब्यूट में उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, कॉमन होंगी। जैसे देखिए अगर टीचर जो है वो क्या है, पर्सन है, और स्टूडेंट भी क्या है, पर्सन है, और पर्सन का एट्रीब्यूट आपने क्या लिया है, पर्सन एड्रेस एंड पर्सन नेम। तो हर पर्सन का एक एड्रेस होगा ही होगा, हर पर्सन का नेम होगा ही होगा। तो हर टीचर का भी तो एड्रेस होगा, टीचर का भी तो नेम होगा, स्टूडेंट का भी एड्रेस होगा, स्टूडेंट का भी नेम होगा। तो आप कहोगे मैम ये सब करने से फायदा हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
तो देखिए फायदा है ना, फायदा ऐसे है कि जब आप टीचर एंटिटी को डिफाइन करेंगे तो उसको अगर पर्सन से जनरलाइज कर देंगे तो आपको टीचर में इसका एड्रेस और नेम मेंशन करने का जरूरत ही नहीं है। पर्सन एंटिटी का ही एड्रेस और नेम क्या होगा, टीचर में भी यूज हो जाएगा, क्योंकि टीचर जो है, टीचर इज ए पर्सन आल्सो। सिमिलरली स्टूडेंट एंटिटी अगर आपने बनाया तो ये स्टूडेंट भी क्या है, पर्सन ही तो है। तो जो पर्सन, स्टूडेंट पर्सन का जो एड्रेस और नेम होगा दैट इज सेम will be applicable in student also, right? तो इसमें आपका क्या हो रहा है कि पर्सन, स्टूडेंट एंटिटी में भी आपका पर्सन एड्रेस और पर्सन नेम क्या हो रहा है, दोनों के लिए ये आपका लागू हो रहा है। ठीक है, समझ गया आप? तो अब यहाँ पर लेकिन देखिए स्टूडेंट का एक स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट है जो कहलाता आपका स्टूडेंट का फीस। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के लिए ही ये लागू होगा। उसी तरीके से टीचर का एक स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट हो सकता है उसकी सैलरी, जो स्टूडेंट पे लागू नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो दोनों कॉमन एट्रीब्यूट है वो दोनों कॉमन एट्रीब्यूट टीचर में भी लागू होगा और स्टूडेंट में भी लागू होगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ा, पर्सन एंटिटी में आप एट्रीब्यूट को डिफाइन कर देंगे जो कॉमन एट्रीब्यूट है, और वही सेम एट्रीब्यूट एप्लीकेबल किस में हो जाएगा, टीचर और स्टूडेंट में एप्लीकेबल हो जाएगा। उसको फिर से टीचर और स्टूडेंट या इसके जैसा और कोई एंटिटी है तो अलग से उसमें ये दोनों एट्रीब्यूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जनरलाइजेशन। आपको समझ में आ गया? फिर से मैं इसको खत्म करने से पहले क्या बोलना चाहूंगी, पहला नंबर 1 बात आप क्या याद रखेंगे कि जनरलाइजेशन जो है वो बॉटम अप अप्रोच है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लोअर लेवल का एंटिटी को जनरलाइज किया जाता है अपर लेवल एंटिटी से। अब अपर लेवल एंटिटी में क्या खास होनी चाहिए कि अपर लेवल एंटिटी का चुनाव बिल्कुल हमेशा वैसा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसके जो एट्रीब्यूट है वो लोअर लेवल एंटिटी के भी एट्रीब्यूट होने चाहिए, तभी वो जनरलाइज होता है। ठीक है ना? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि भाई स्टूडेंट और टीचर लोअर लेवल का एंटिटी है और इसको जनरलाइज ईजे क्या किया गया, पर्सन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पर्सन का एट्रीब्यूट है वो दोनों स्टूडेंट और टीचर के एट्रीब्यूट में एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन हाँ, स्टूडेंट और टीचर का अपना खुद का भी एक कोई स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट हो सकता है, जैसे स्टूडेंट फीस जो हर पर्सन पर थोड़ी ही लागू होगा। टीचर का एट्रीब्यूट जैसे उसकी सैलरी तो हर सिर्फ टीचर पे ही लागू होगा, हर पर्सन पे नहीं लागू हो सकता है। स्टूडेंट पे सैलरी लागू नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये आप देख रहे हैं कि ऐसा जो लोअर लेवल पे एंटिटी है उसमें जो एट्रीब्यूट आप इस तरह से जनरलाइजेशन में जब आप दिखाएंगे तो टीचर में सिर्फ टीचर एंटिटी का एट्रीब्यूट दिखाएंगे, स्टूडेंट में सिर्फ वैसे एंटिटी का एट्रीब्यूट दिखाएंगे जो सिर्फ स्टूडेंट पे लागू होता है, जनरलाइज्ड। और जो बाकी दोनों टीचर और स्टूडेंट का जो जनरलाइज्ड एट्रीब्यूट है वो कहाँ दिखाएंगे, 1 लेवल ऊपर, और वो कहाँ होगा, पर्सन पर। समझ गए होंगे अब आप लोग? तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बहुत थैंक यू। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट आपको हम बताने जा रहे हैं स्पेशलाइजेशन। ये उसका जस्ट रिवर्स है। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, जैसे आप क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं ना। आप पहले बीटेक करते हैं, फिर उसके बाद एमटेक करते हैं, फिर उसके बाद आप पीएचडी करते हैं। तो आप क्या हो रहा है कि आप उसमें स्पेशलाइज्ड होते जा रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये टॉप डाउन अप्रोच है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात आपको क्या याद रहा कि जनरलाइजेशन जो होता है वो बॉटम अप अप्रोच है, जबकि स्पेशलाइजेशन कैसा अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, इसमें टॉप डाउन है तो जो टॉप का एंटिटी होगा उसको डिवाइड किया जाता है इनटू सब एंटिटीज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे देखिए यहाँ हमने लिया है एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय, ठीक है? तो एम्प्लॉय एक एंटिटी है, नो डाउट। अब आप एम्प्लॉय का 2 एट्रीब्यूट आपने ले लिया, जैसे एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय का नेम। अब इसमें स्पेशलाइज्ड कर रहे हैं, एम्प्लॉय क्या हो सकता है, एम्प्लॉय टीचर हो सकता है, एम्प्लॉय और क्या हो सकता है, एम्प्लॉय अकाउंटेंट हो सकता है। अगर आप अपने कॉलेज की बात करें तो वहां पर हर आदमी क्या है, एम्प्लॉय है। को एक एम्प्लॉय का सेट क्या है, ग्रुप क्या है, एंटिटी टीचर, दूसरा क्या है, अकाउंटेंट, तीसरा और भी नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकते हैं, आपके क्लीनिंग स्टाफ हो सकते हैं ना। तो वो एक क्लीनिंग स्टाफ का एक अलग एंटिटी बनेगा। खैर हम लोग उतना बाद में नहीं जा रहे हैं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप सबसे टॉप में एम्प्लॉय को दिखाया और एम्प्लॉय को जनरल स्पेशलाइज्ड कर रहे हैं, है ना? एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये बात वही ले दे के हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, टॉप से नीचे आप स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो आप हायरार्की का स्टडी कर रहे हैं वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम कर रहे हैं, ठीक है ना?
कि भाई जो इम्प्लॉय का जो इम्प्लॉय सैलरी और इम्प्लॉय का नेम है, तो देखिए इम्प्लॉय चाहे टीचर हो चाहे अकाउंटेंट हो, इसका भी सैलरी और नेम तो होना ही होना है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ये जो है सब्जेक्ट नेम, ये हर इम्प्लॉय पे नहीं होगा। अब टीचर के साथ ही सब्जेक्ट नेम ऐड होगा, अकाउंटेंट के साथ सब्जेक्ट नेम नहीं ऐड होगा, है कि नहीं। तो सब्जेक्ट नेम जो है ये इसका स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट हो गया। टीचर जो हो गया वो क्या हो गया, ये स्पेशलाइज्ड ये इंटिटी हो गया। तो आप कहेंगे मैम दोनों तो एक जैसा ही लग रहा है, तो देखिए बात बिल्कुल सही है, दोनों एक जैसा ही है, लेकिन दोनों का फिलोसफी अलग है। एक का जो अप्रोच है वो टॉप डाउन है, दूसरे का अप्रोच जो है वो क्या है, बॉटम अप है। समझ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, एक में ऊपर से नीचे आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो यही दोनों में डिफरेंस है। समझ गए आप। तो ये लेवल आपका कितना भी हो सकता है, और नंबर ऑफ, हर लेवल पे नंबर ऑफ एंटिटी मोर देन 2 हो सकता है, और भी ज्यादा आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो इसी बात को यहाँ लिखा है हमने, जो आपको मैंने समझाया कि एम्प्लॉय इज ए हायर लेवल एंटिटी हैविंग एट्रीब्यूट ई सैलरी एंड ई नेम, दैट इज ईटीसी। टीचर इज ए स्पेशलाइज्ड एंटिटी विथ स्पेशलाइजेशन एंटिटी विथ स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट सब्जेक्ट नेम, है ना, कि ये हायर लेवल एंटिटी हो गया। ये एम्प्लॉय को आपने क्या किया, स्पेशलाइज कर दिया टीचर और अकाउंटेंट में। ये हर एम्प्लॉय का जो स्पेशलाइजेशन हो गया, कुछ एम्प्लॉय टीचर हो सकते हैं, कुछ अकाउंटेंट होंगे, इसी तरह कुछ और भी आप कर सकते हैं। और इस स्पेशलाइज्ड एंटिटी का जो एट्रीब्यूट है वो सब्जेक्ट नेम, ये स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एट्रीब्यूट है वो क्या है बताइए, ये सिर्फ टीचर पे ही लागू होगा, ये एम्प्लॉय की तरह नहीं है कि एम्प्लॉय का जो एट्रीब्यूट है वो सब टीचर में भी और स्टूडेंट में भी लागू होगा। तो डिजाइन फिलोसफी दोनों में डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट तो ले दे के सेम ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका एग्रीगेशन। देखिए ये आपको ईआर मॉडल के लिमिटेशन को भी को पहले आप समझ जाइए, तब एग्रीगेशन समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ईआर मॉडल में लिमिटेशन क्या है, देखिए सबसे पहले आपको हम इस लिमिटेशन के बारे में लिख दिया है कि ईआर मॉडल में जो होता है, डायग्राम पे ही आ जाए तो समझ में आएगा बेहतर, कि अगर प्रोजेक्ट और वर्क्स ऑन, जैसे देखिए मैं पहले पढ़ती हूँ, कहता है इन सम सिनेरियो वी रिक्वायर रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड रिलेशनशिप। ओके, अभी तक आप क्या कर रहे हैं कि एंटिटी और एंटिटी के बीच रिलेशनशिप बना रहे थे, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा आपको सिचुएशन बनेगा जहां पर आपको एंटिटी और रिलेशनशिप के ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, के बीच में भी एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। अभी आप जो रिलेशनशिप बना रहे थे वो किसके किसके बीच था, फिर से समझिए मेरी बात को। जो ईआर मॉडल अभी तक हमने आपको पढ़ाया उसमें रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी था, है ना। एक स्टूडेंट एंटिटी होता था, दूसरा टीचर एंटिटी होता था, और दोनों के बीच रिलेशनशिप आप बना रहे थे, है ना। तो अभी तक जो भी एंटिटी आपने ईआर मॉडल में पढ़ा उसमें आप जो रिलेशनशिप पढ़ा वो हमेशा किसके किसके बीच होता था, तो एंटिटी और एंटिटी के बीच होता था। लेकिन आपको ये ध्यान दिलाना चाह रहा है कि कई बार ऐसे सिनेरियो भी बन सकते हैं जिसमें हमको क्या करना पड़ सकता है, रिलेशनशिप एंटिटी और रिलेशन के बीच बनाना पड़ सकता है। मेरी बात समझ गए आप। देखिए मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि एंटिटी के बीच के रिलेशनशिप को आप ईआर मॉडल में बखूबी दिखा देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसा मिल जाए जहां एंटिटी और रिलेशनशिप के बीच का रिलेशनशिप आपको दिखाना पड़े, अब बात मैं एंटिटी की नहीं कर रही हूँ, मैं बात एक तरफ एंटिटी है दूसरे तरफ रिलेशनशिप है। अब इन दोनों के बीच अगर आपको रिलेशनशिप दिखाना है तो ईआर मॉडल आपको हेल्प नहीं करेगा। देन इन दैट पर्टिकुलर केस व्हिच वन इज विल हेल्प यू, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एग्रीगेशन हेल्प करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो एग्रीगेशन जो है वो आपको हेल्प करेगा, और वो कैसे हेल्प करेगा सो समझिए। तो जैसे एक एग्जांपल लिया है कि आपका कोई एम्प्लॉय जो है, देखिए अब आपको तो याद ही होगा कि ये जो है डबल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे कि मैम डबल लाइन कैसा था, पार्टिसिपेशन, है ना। एक पार्शियल पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट था और एक फुल पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट था, है ना। तो डबल लाइन किसको दर्शाता है, टोटल पार्टिसिपेशन, यानी कि अगर एम्प्लॉय है तो हर एम्प्लॉय कुछ ना कुछ काम करेगा, बिना काम का एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये फुल पार्टिसिपेशन है। प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है कि अभी कोई नया प्रोजेक्ट आया और वो किसी एम्प्लॉय को असाइन नहीं हुआ हो, इट मे बी पॉसिबल, तो ये पार्शियल पार्टिसिपेशन है। लेकिन कोई एम्प्लॉय बिना काम के किसी ऑर्गेनाइजेशन में
हो ही नहीं सकते। अगर इम्प्लॉय है तो उनके साथ कुछ ना कुछ काम होगा तो प्रोजेक्ट होगा, और जब काम होगा तो ये इसी पार्टिसिपेशन को आप डबल लाइन से दिखाते हैं, यानी टोटल पार्टिसिपेशन है। हर एक इम्प्लॉय को कुछ ना कुछ काम करना है, यानी इस रिलेशनशिप से उसको अटैच रहना है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने एंटिटी सेट, एंटिटी टाइप ये सब कुछ बता दिया है। तो जितने भी एम्प्लॉय अगर E1 E2 E3 जितने भी हैं, तो ये तीनों के तीनों को वर्क्स ऑन जो रिलेशनशिप है इसमें किसी न किसी से उसको क्या करना होगा, रिलेट करना पड़ेगा। बिना काम का एम्प्लॉय कभी भी हो नहीं सकता। आपको अगर बिना काम के आप कंपनी में रहेंगे, मैं बिना काम के कॉलेज में रहूंगी तो मैं चली जाऊंगी। तो उसी तरीके से आप कंपनी के सारे लोगों को, है ना, तो यहाँ प्रोजेक्ट क्या हो गया, एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट असाइन किया गया। अब क्या कह रहा है कि हो सकता है कि एम्प्लॉय इज असाइंड टू सम प्रोजेक्ट, एवरी एम्प्लॉय इज असाइंड टू सम प्रोजेक्ट। अब इस काम को करने में एम्प्लॉय में रिक्वायर सम मशीनरी। अब इस प्रोजेक्ट पर काम करने में आपको किसी मशीनरी की एम्प्लॉय को जरूरत पड़ गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो मशीनरी है, दिस इज ऑल्सो वन एंटिटी टाइप ना, और यहाँ रिक्वायर क्या है, एक रिलेशनशिप टाइप है। तो अब इसमें कैसे रिलेशनशिप, इसको कैसे आप हैंडल करेंगे। तो एग्रीगेशन क्या कहता है कि इन तीनों को आप क्या करो, एग्रीगेट कर लो, मतलब मिला लो, और उसको एक सिंगल एंटिटी बना लो, और उस एग्रीगेटेड एंटिटी को का रिलेशन किससे बन गया, मशीनरी। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया मैं क्या बोल रही थी कि आपका जो ये एंटिटी है, ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर केस में आप कैसे इसका रिलेशनशिप क्रिएट करोगे। तो यहाँ देखो, मैं क्या बोल रही थी मैं कि प्रोजेक्ट जो है, हर एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, तो एम्प्लॉय और एंटिटी के बीच कैसा रिलेशनशिप बन रहा है, वर्क्स ऑन का रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, और ये जो है, अच्छा ओके 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 ओके, ठीक है ना। तो आप लोग क्या समझे कि यहाँ पर जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि एम्प्लॉय एक एंटिटी है और प्रोजेक्ट दूसरा एंटिटी है। एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, और एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के बीच क्या, किसका रिलेशनशिप है, वर्क्स ऑन का रिलेशनशिप है। ठीक है, वर्क्स ऑन के साथ रिलेशनशिप है। अब क्या हुआ है इसमें कि हो सकता है कि एम्प्लॉय रिक्वायर सम मशीनरी ऑल्सो, तो अब आपको क्या चाहिए होगा, तो अब आपको इन तीनों को एग्रीगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एग्रीगेशन हेल्प करता है। ईआर मॉडल इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है। तो अब आप यहाँ क्या करते हैं कि एग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट, वर्क्स ऑन और एम्प्लॉय तीनों को मिला करके आप एक एंटिटी बना लेते हैं, और उस एग्रीगेटेड एंटिटी का रिलेशनशिप आपका मशीनरी एंटिटी के साथ बनता है विद द हेल्प ऑफ, विद द नेम ऑफ रिक्वायर। ओके, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एग्रीगेशन। तो आपने देखा कि किस तरह से एग्रीगेशन आपका काम करता है। ईआर मॉडल जहां आपको नहीं हेल्प कर पाता है, वहां पर आपको एग्रीगेशन क्या करता है, मदद करता है ना। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, एग्रीगेशन आपको समझ में आ गया। आपको और क्या समझ में आ गया, आपको स्पेशलाइजेशन मैंने आज के लेक्चर में बताया, मैंने आपको जनरलाइजेशन बताया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अक्सर नोट्स में, थ्योरी, सेमेस्टर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। 2 नंबर 4 नंबर का इस तरह से आपको क्या किया जाएगा, सवाल पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी मैं कवर कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में मैं प्रोबेबली रिकर्सिव रिलेशन में अगले क्लास में बताऊंगी। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगले क्लास में फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, और तब तक आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, है ना। और अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। ओके, तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।